जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। दिन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, योजना आयोग का परिवर्तित नाम क्या है? तो योजना आयोग का परिवर्तित नाम नीति आयोग है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई थी 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की तरह नीति आयोग के भी अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी जी हैं। डॉक्टर सुमन बेरी हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। बर्लिन किस देश की राजधानी है? बर्लिन दोस्तों जर्मनी की राजधानी है। और जर्मनी की मुद्रा के बारे में पूछता है तो ड्यूसमार्क है। ड्यूसमार्क। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और इसकी मुद्रा एस्कुडो है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और इसकी जो मुद्रा है वह फ्रैंक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, इसकी मुद्रा शिलिंग है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, आपका जर्मनी। भारतीय संविधान में वर्णित शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। कितनी भाषाएं? 22। मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। तो वर्तमान में जो भाषाएं हैं उनमें से 6 भाषाएं शास्त्रीय संगीत का दर्जा पा चुकी हैं। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा इन्हें मिला हुआ है, जिनमें से तमिल को 2004 में शामिल किया गया था शास्त्रीय भाषा के रूप में। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ा और तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिली थी। और उसके बाद में मलयालम को 2013 में और ओडिसी को 2014 में शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिली थी। इस तरह से 6 शास्त्रीय भाषाएं भारतीय संविधान में वर्णित हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू रहित दिवस दोस्तों 31 मई को मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस, ऑप्शन आपका तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन आपका डी वाला सही हो, सी वाला सही होगा। भाग 18। भाग 9 में पंचायतें हैं, पंचायतों का वर्णन किया गया है। और भाग 6 में राज्य है। भाग 5 में संघ के विषय में बताया गया है और भाग 6 में राज्य के विषय में बताया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध और भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान दोस्तों फरीदाबाद में स्थित है। भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। और नई दिल्ली में केंद्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान आपका फरीदाबाद में स्थित है। भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। नई दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, फरीदाबाद। निम्न में से किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है? दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। इसका निर्माण 1243 से 1255 लगभग 12,000 मजदूरों के साथ किसने करवाया था? तो गंगा राजवंश के शासक हुए थे नरसिम्हदेव। नरसिम्हदेव ने उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्यदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण का संबंध किस समिति से है? प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण का संबंध जो है केलकर समिति से है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। राज्य चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। एलके समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है और वाचु समिति का प्रत्यक्ष कर से। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। केलकर समिति का प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण से है। एलके समिति का अप्रत्यक्ष कर से और वाचु समिति का प्रत्यक्ष कर से है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। किसने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था? दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एमई हॉफ ने किया था। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। ये यूएसए के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसकी खोज 1971 में की थी। ऑप्शन आपका डी वाला सही है। माइकल फैराडे, जैसा कि जानते हैं आप लोग, ट्रांसफार्मर के आविष्कारक थे। ये ब्रिटेन के निवासी थे और इन्होंने इसकी खोज 1831 ईस्वी में की थी। डेविड बुशनेल पनडुब्बी के आविष्कारक हैं, पनडुब्बी, और ये भी यूएसए के ही हैं। इन्होंने इसकी खोज 1776 ईस्वी में की थी। और ग्राहम बेल को आप जान ही रहे हैं कि इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन यूएसए 1876। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया, जो कि ब्रिटेन के निवासी थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। 1831 में इन्होंने खोज की थी। डेविड बुशनेल ने पनडुब्बी का आविष्कार किया 1776 में। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का 1876 में और एमई हॉफ, जो कि यूएसए के वैज्ञानिक थे, 1971 में इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यदि हम अमोनिया गैस बनाते हैं हैबर विधि द्वारा तो उसमें लोहे के चूर्ण का उत्प्रेरक यूज करते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। निकेल उत्प्रेरक का यूज दोस्तों वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए यूज करते हैं। तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल प्रेरक का यूज वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए करते हैं। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एक सेकंड दोस्तों। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए सीसा कक्ष विधि से यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तब किस उत्प्रेरक का यूज करते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और यदि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है हमें संपर्क विधि से तो हम प्लेटिनम चूर्ण का यूज करते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। निम्नलिखित तथ्यों में कौन एक डीएनए के संबंध में सही नहीं है? क्वेश्चन मार्क। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ये दोस्तों सही है, ये गलत नहीं है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में होती है, राइबोस शर्करा आरएनए में होती है। इसमें बेस या आधार एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और
यूरोसिल होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाला जो नाइट्रोजनी आधार है वह यूरोसिल होता है। आरएनए में कौन सा बेस होता है, तो ये यूरेसिल होता है। आरएनए में यूरेसिल होता है, तो ये भी जो है सही है। यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य में स्थित रहता है। दोस्तों ये गलत है, यह आरएनए जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में स्थित रहता है। डीएनए मुख्य रूप से मुख्यतः जो है केंद्रक में उपस्थित होता है, केंद्रक में होता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी वाला डीएनए के संबंध में गलत होगा, इसलिए यहाँ पर प्रश्न के दृष्टिकोण से ऑप्शन सही सी वाला है, सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रूसीफेरी कुल का पौधा निम्न में से कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्रूसीफेरी कुल का पौधा नहीं है। कपास, मूली, सलजम, सरसों। तो दोस्तों जो क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं उनमें से मूली है, सलजम है, सरसों है, ये तो तीनों होंगे उसी में। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यह जो है क्रूसीफेरी कुल का नहीं है। क्रूसीफेरी कपास मालवेसी कुल का होता है, मालवेसी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसमें आने वाले पौधों में भिंडी है, गुड़हल और कपास। मालवेसी कुल में भिंडी, गुड़हल, कपास आता है। क्रूसीफेरी में मूली, सलजम, सरसों आता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। वृद्धावस्था में संबंधित तत्वों का अध्ययन किस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो वृद्धावस्था का जो अध्ययन है वह जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन आपका डी ई वाला सही होगा। जीरोंटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोपैथी में पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। पानी से रोगों की चिकित्सा हाइड्रोपैथी के अंतर्गत करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जल संवर्धन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स के। न्यूमिस्मेटिक्स में पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। पुराने सिक्कों का अध्ययन, पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। और हिप्नोलॉजी होता है नींद का अध्ययन। वृद्धावस्था संबंधित तथ्यों का अध्ययन जीरोंटोलॉजी से होता है। हाइड्रोपैथी का पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइड्रोपोनिक्स में जल संवर्धन का अध्ययन होता है। न्यूमिस्मेटिक्स में पुराने सिक्कों का अध्ययन। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसने किया था। तो हृदय का जो सफल प्रतिस्थापन है वह क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। हैनीमैन को जानते हैं आप लोग, कहीं कहीं हाइनेमैन लिखा होता है, हाइनेमैन लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हाइनेमैन ने क्या किया, तो इन्होंने होम्योपैथी की स्थापना की थी। होम्योपैथी के जनक हैं ये, होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं। बेटिंग का दोस्तों इंसुलिन की खोज की थी इन्होंने। इंसुलिन की खोज यदि डायबिटीज़ के बारे में आता है तो डायबिटीज़ भी यही सही होगा, बेटिंग। फंग को तो जान ही रहे हैं, विटामिन की खोज करता है फंग, विटामिन की खोज की थी। क्रिश्चियन बर्नार्ड हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन करने वाले वैज्ञानिक थे। हैनीमैन ने होम्योपैथी की खोज की थी और की स्थापना की थी। बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। फंग ने विटामिन की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16वां प्रश्न है, मिताक्षरा के लेखक कौन है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है, मुद्रा राक्षस की रचना की है।
और पाणिनि की अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी। कल्हड़ की है राजतरंगिणी। एग्जाम्स में पुस्तकों के बारे में, लेखकों के बारे में पूछता है, याद रखिएगा। विशाख दत्त द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में स्थित है। पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, पणजी में। और लखनऊ में औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है। पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। लखनऊ में औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक तबला वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो तबला वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक किशन महाराज हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इनके अतिरिक्त एक लोग और हैं, जाकिर हुसैन। इनके संबंध में भी पूछ सकता है, ये भी तबला वादक हैं। पंडित हरिशंकर सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया को जान रहे हैं, बांसुरी वादक के रूप में प्रसिद्ध हुए। और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। किशन महाराज का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन जी का भी तबला वाद्य यंत्र से है। पंडित रविशंकर सितार वादक के रूप में प्रसिद्ध हुए। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक के रूप में। 19वां प्रश्न है, स्टार फिश किस संघ का प्राणी है? स्टार फिश दोस्तों एकिनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। एनेलिडा संघ के प्राणियों में केचुआ और जोंक प्रमुख हैं। केचुआ और जोंक। मोलस्का संघ में आपका कटल फिश आता है और डेविल फिश कटल फिश मोलस्का संघ के हैं। और जेली फिश आपका सेलेंट्रेटा संघ का है, जेली फिश। स्टार फिश एकिनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। कटल फिश और डेविल फिश मोलस्का संघ के प्राणी हैं। सिलेंट्रेटा संघ का जेली फिश है। और एनलिडे संघ के प्राणी केचुआ और जोंक हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नौकुचिया ताल झील स्थित है? नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। मणिपुर के संबंध में लोकटक झील के बारे में बहुत पूछा जाता है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। राजस्थान में पिछौला झील है। पिछौला झील राजस्थान में स्थित है। और केरल की अष्टमुडी के बारे में पूछता है, आप लोग याद रखिएगा, अष्टमुडी झील। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, उत्तराखंड में नौकुचिया झील स्थित है। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। राजस्थान में पिछौला और केरल में अष्टमुडी झील स्थित है। इन 20 प्रश्नों को आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। यदि किसी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।